वेलकम व्यूअर्स, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज FFBL यानी फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासिम लिमिटेड के सेकंड क्वार्टर का रिज़ल्ट आया और ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट कंपनी है। इसके रिज़ल्ट्स को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो के एंड पे करेंगे, ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। बट बिफोर दैट इसके सारे फैक्ट्स मैं आप लोगों के सामने रखने लगा हूँ कि क्यों ये शेयर आज से तकरीबन 2 साल पहले 50 रुपीज़ को टच कर रहा था और देन इट वेंट एज डाउन एज 10 रुपीज़। तो इसके क्या फैक्टर्स हैं और ऐसे फैक्टर्स विच इज़ ड्रैगिंग इट्स प्रॉफिटेबिलिटी डाउन, वो कौन से ऐसी चीज़ें हैं वो भी आपको बताऊंगा। इसके शेयर्स किस कंपनी के पास कितने हैं ये भी आपको बताऊंगा, और ये कौन सी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, इनके ऑपरेशंस कहाँ कहाँ पे हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो अगर स्टार्ट करें FFBL को, ये FFC की पहले सब्सिडरी होती थी। सब्सिडरी का मतलब एज आई हैव डिस्कस बिफोर मैनी अ टाइम, ये होता है कि मैनेजमेंट कंट्रोल हो आपके पास किसी कंपनी का। और मैनेजमेंट कंट्रोल क्या आता है कि मोर देन 51% और 51% शेयर्स आपके पास हों। अगर इससे कम हों, 49% तक हों, 21 से 49% तक हों, तो फिर वो एसोसिएट बन जाती है, एसोसिएटेड कंपनी बन जाती है। तो FFC ने फिर कुछ शेयर्स ऑफलोड कर दिए इसके ड्यू टू अननोन रीजंस, उनको ही पता होगा। तो ये फिर अब इनके पास एसोसिएटेड कंपनी है FFBL FFC की। और अगर FFBL से रेलिवेंट रह के बात करें तो FFBL के प्रोडक्ट्स की अगर बात करें तो ये दो चीज़ें बना रहे हैं। एक तो ये डैप बना रहे हैं और जिसे DAP कहा जाता है, और ये क्रॉप्स में यूज़ होती है। और ये FFBL इज़ दी ओनली मैन्युफैक्चरर ऑफ डैप इन पाकिस्तान, और बाकी जितनी भी कंपनी सेल कर रही हैं इंपोर्ट करके सेल कर रही हैं। और सेकंड, ये यूरिया बना रहे हैं ग्रैनुलर वाला, जिसे दानेदार कहा जाता है। जो प्रिल्ड है वो FFC और जो एंग्रो है ये और दूसरी कंपनीज़ हैं ये बना रहे हैं, लेकिन ये ग्रैनुलर बना रहे हैं FFBL वाले। और अगर इसकी कंपनी के एक ओवरऑल बर्ड्स आई व्यू लें तो इसका 35% का फ्री फ्लोट है। मार्केट कैप 17.8 बिलियन है, 17 तकरीबन अरब रुपए की। अर्निंग पर शेयर की बात करें 2016 में बड़ी अच्छी अर्निंग थी, 1.43 अर्निंग पर शेयर थी। 17 में 1.08 हो गई, 18 में 1.54 हो गई जो कि अब तक की हाईएस्ट नज़र आई। 19 में LPS है, लॉस पर शेयर -6.34। सेल्स की बात करें तो सेल्स 2016 में 45 बिलियन की थी, 17 में 52 बिलियन की हो गई बढ़ के, 18 में और बढ़ के 61 बिलियन की हो गई, और 19 में 66 बिलियन। यहाँ पे आपने एक चीज़ नोट की होगी कि 2019 में सेल्स में एक अच्छा जंप आ रहा है लेकिन लॉस बहुत बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब है एक्सपेंडिचर्स में कहीं मसला है, या इनकी कंपनी ने जो इनकी सब्सिडरीज़ या एसोसिएट्स हैं जहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हुई है उधर से लॉस आ रहा है। इनके अलावा और कुछ नहीं हो सकता, वो देखेंगे आगे जाके। और इसके अलावा ये कंपनी हाई गेयरिंग पे है, मतलब बहुत ज़्यादा डेट्स लिए हुए हैं। इस कंपनी ने बैंक से लोन्स बहुत ज़्यादा बोरो किए हुए हैं। और तो एक चीज़ तो सर्टन है कि आने वाले क्वार्टर्स में इसको फ़ायदा होने लगा है इंशाल्लाह। लो फाइनेंस कॉस्ट की वजह से कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। और इसके अलावा डिविडेंड की बात करें तो इसने 2017 में 0.75 दिया, फिर 18 के एंड का जो दिया वो इन्होंने 1 रुपया दिया, और ये हाईएस्ट था। पिछले साल कुछ नहीं दिया इन्होंने। और इसके अलावा इसके एक डिफरेंट चीज़ अगर देखें, एवरेज शेयर वैल्यू देखें तो जनवरी 2019 की अगर हम देखें तो 40 रुपये पे इसका शेयर था, जो कोविड-19 के दौरान हमें 10 रुपये पे भी नज़र आया। और सिर्फ कोविड फैक्टर नहीं था, क्योंकि इवन बिफोर कोविड हिट तो इसका शेयर जो था ये दिसंबर 2019 में भी 20-21 रुपये तक आ चुका था, और उसके बाद भी 17-18 पे भी नज़र आया, आजकल भी इसी रेंज में है। और इसके अलावा अगर इसके ये देखें कि 40 रुपये से कैसे ये विद इन 1 ईयर 10 रुपये पे आ गया, और फिर 15-16 रुपये पे भी नॉर्मली हमें नज़र आया। तो इसकी सब्सिडरीज़ के लॉसेस हैं, ये आपके साथ मैं भी डिस्कस करूँगा। उससे पहले अगर इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें, शेयर होल्डिंग पैटर्न कि किस कंपनी पर कितने हैं, तो FFC का जैसे मैंने बताया 49.9% है ऑलमोस्ट। 18.3% फौजी फाउंडेशन के पास हैं, जो इन सब की पेरेंट कंपनी है, FFC, FFBL, आर्मी पब्लिक स्कूल्स एट्सट्रा एट्सट्रा, एस्क्री बैंक, तो फौजी, सीमेंट, ये सारी कंपनी मतलब आर्मी के अंडर है। और 31.8% इसका अदर है कि जो बाकी इंस्टीट्यूशंस होंगे,
आम इन्वेस्टर होंगे उनके पास है। अब आते हैं जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है, एस्पेक्ट है, वो है इसकी सब्सिडीज़, कि इसने कहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हुई है। और एक चीज़ ये है कि FFBL इस लिहाज से बड़ी अनफॉर्चुनेट रही है कि इसने जहाँ भी हाथ डाला लॉस ही हुआ है, सिवाय फौजी पावर कंपनी के अलावा। वो आपको बताता हूँ। अभी इन्होंने सबसे पहले फौजी फूड लिमिटेड जो FFL लिस्टेड है स्टॉक मार्केट पे, किसी दिन उसके भी मैं फाइनेंशियल डिस्कस कर दूंगा, कंपनी के सारे ऑपरेशंस आपके सामने खोल के रख दूंगा। तो अभी जस्ट इतना देख लें कि हैवी लॉसेस में है, बहुत ज़्यादा हैवी लॉसेस में। और उसकी 3 प्रोडक्ट्स हैं, एक नूरपुर है जो कि बड़ा अच्छा चल रहा है, दूध है, इसके अलावा दोस्त टी है, ये टी वाइटनर है, ये भी अच्छा चल रहा है, और एक जूस है। तो नूरपुर बड़ा अच्छा चल रहा है, टी वाइटनर से इनको काफ़ी प्रॉफिट हो रहा है। इसके रेवेन्यूज़ अगर आप देखें फौजी फूड्स के, तो इनमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है ओवर द ईयर्स, लेकिन ये अपनी कॉस्ट कंट्रोल नहीं कर पा रहे, मैनेजमेंट इनकी इतनी ज़्यादा एफिशिएंट नज़र नहीं आ रही, तो इसी वजह से इनको लॉस हो रहे हैं। और सेकंड जो इनका वेंचर है वो फौजी मीट लिमिटेड है, FML, और इसके इन्होंने दरमियान में कुछ बनाने भी स्टार्ट किए थे, आउटलेट्स भी आने स्टार्ट हुए थे, जैसे जीनत के हैं, इनके आने लगे थे ज़बीहा के नाम से, लेकिन वो इतनी ज़्यादा चले नहीं, तो इसमें भी हैवी लॉस है। हालांकि ये मेरे ख्याल से वाहिद ये प्लांट है जिसकी 100 टन मीट प्रोसेसिंग कैपेसिटी है पर डे, तो यहाँ से इनको हैवी लॉस हुआ। बिलियंस ऑफ रुपीज़ के हर साल लोन लेके FFBL यहाँ पे डालता है, लेकिन कुछ इनको यहाँ से नहीं आ रहा। इसके बाद जो इनका कमाऊ पूत जिसे हम कहेंगे वो FPCL है, फौजी पावर कंपनी लिमिटेड। ये बेसिकली FFBL की बिल्डिंग के अंदर बना हुआ है पोर्ट कासिम पे, और इसकी जो है कैपेसिटी है, जो जनरेशन पावर जनरेशन कैपेसिटी, ये 118 मेगावाट है, 118 MW, और इसमें से 70 मेगावाट तकरीबन ये के इलेक्ट्रिक को सेल कर रहे हैं, और यहाँ से इनको बड़ा ज़बरदस्त प्रॉफिट आ रहा है। और इसके अलावा एक चीज़ र्यूमर आई थी कि ये अपना सेकंड FPCL भी लगा रहे हैं 700 मेगावाट का, वहीं पे जो ढाबे जी है पोर्ट कासिम से आगे इंडस्ट्रियल एरिया वहाँ पे, लेकिन उसके बाद ये न्यूज़ दब गई, कहीं से कुछ पता नहीं चला। तो ये कंपनी के कुछ थे चीज़ें जो मैंने कोशिश की आपके सामने रखूं। तो इस टाइम पे जो मैं कह रहा था, जो 2 ऐसी चीज़ें जो इसको ड्रैग कर रही हैं इसकी प्रॉफिटेबिलिटी को, वो FFL और FML हैं। अगर ये प्रॉफिट में आ जाएं तो कोई वजह नहीं है ये शेयर 50-60 रुपए का ना हो, अगर ये दोनों इनकी प्रॉफिटेबिलिटी इम्प्रूव हो जाए। तो अभी यही डाउन कर रही हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो अभी के इलेक्ट्रिक की ऐसे मोटी मोटी 1-2 बातें करनी है, क्योंकि कल मैंने SNGPL के जब लास्ट वीडियो बनाई थी तो उसमें लोगों ने पूछा था कि के इलेक्ट्रिक और इसमें सिमिलैरिटी है। आल्दो SNGPL एक जायंट है बहुत बड़ा, और उसके शेयर प्राइस से भी पता चलता है, और के इलेक्ट्रिक भी बहुत बड़ा जायंट है, लेकिन क्योंकि SNGPL कई रीजन्स को कवर कर रही है और के इलेक्ट्रिक सिर्फ एक सिटी को, कराची को, जितना मर्ज़ी बड़ा है लेकिन है तो एक सिटी, उसको कवर कर रहा है, इस वजह से कंपैरिजन नहीं बनता। लेकिन कुछ चीज़ों में बनता है, जिस तरह ये गवर्नमेंट की सब्सिडी है, फुल प्रोटेक्शन है। तो लोग कह रहे थे एक मोटी मोटी इसकी बात बता दें, तो ये भी बात करते हैं। FFBL के इसके बाद फाइनेंशियल्स भी डिस्कस करेंगे, लेकिन FFBL की अगर आप प्राइस रेंज का मेरे से पूछें तो FFBL करंटली जो 16-17 रुपये पे मिल रहा है, तो मेरे ख्याल से ये वैल्यू बाइंग बनती है, और ये 1 साल में इसका मिनिमम टारगेट 25 रुपीज़ है। तो ये आपको इजीली 30, 40, even 50% दे देगा अगर आप इसे ले लें और पेशेंट रहें। एक और चीज़ FFBL से रिलेटेड मैं आपको बता दूं कि FFBL के पहले 2 क्वार्टर्स में हमेशा लॉस आता है, इनके एक्सपेंसेस काफ़ी इनकर होते हैं। इनका जो TA होता है, टर्न अराउंड, जिसमें सारी मशीनरी को खोल के फिर से उसकी सेटिंग करनी होती है कि फॉल्ट्स वगैरह ना आएँ, ऑपरेशंस के स्मूथ रहें पूरा साल, उसके ख़र्चे सारे ये पहले क्वार्टर में इनकर करते हैं। सेकंड क्वार्टर में भी इनकी सेल्स कम रहती हैं, थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में नॉर्मली इनके अच्छे होते हैं। तो थर्ड और फोर्थ में फिर हम देखेंगे, लेकिन इसकी बाइंग बनती है FFBL की। तो अगर आप लोग मेरी बात से डिसएग्री करते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या वजह है, आपको क्यों नहीं लगता ये ऊपर जाएगा, क्योंकि मेरी तो यही वर्किंग है और मुझे लगता है। तो इसके बाद के इलेक्ट्रिक की अगर बात करें तो सिर्फ हल्की सी डिस्कशन करनी है, क्योंकि लोगों ने कहा था कि इस पर थोड़ी डिस्कस कर दें। तो के इलेक्ट्रिक के भी रेट्स बढ़ने वाले हैं, जिस तरह SNGPL के बढ़ने वाले हैं, इस वजह से इसकी भी रेवेन्यू जंप करेंगे। और के इलेक्ट्रिक हालांकि सिर्फ एक शहर तक महदूद है, लेकिन वहाँ इसकी मोनोपोली है, इसी वजह से इसकी जो मार्केट कैप है वो 87 बिलियन की है, और सिर्फ 10% का फ्री फ्लोट है। और अगर गवर्नमेंट
इसको रेट ना बढ़ाने दे तो सब्सिडी देगी, अगर रेट बढ़ाने दे तो दोनों सूरतों में इसको रेवेन्यू इसका इंक्रीज़ होगा। और इसके अलावा अगर इसकी सेल्स की बात करें, जहाँ से मैं कह रहा हूँ ये जायंट है, 183 बिलियन की 2017 में इसकी सेल्स थी, 18 में 217 होगी, जंप हो गई 183 से 217, 19 में मज़ीद जंप हुआ 284 तक चली गई। ईपीएस भी ऐसे ही इम्प्रूव हुई। ईपीएस की बात करें 0.38 17 में थी, 0.45 18 में हो गई और 19 में 0.63 हो गई। तो यहाँ पे इसके जो फाइनेंशियल्स होते हैं वो एसएनजीपीएल की तरह बड़े लेट अवेलेबल होते हैं, इनको डाटा कलेक्ट करने में काफ़ी टाइम लगता है और वैसे भी गवर्नमेंट की फुल प्रोटेक्शन हासिल है तो इनको एक्सटेंशन मिलती रहती है ये जब भी चाहें। तो ये के इलेक्ट्रिक की अगर प्राइस रेंज की बात करें तो इसकी भी बाइंग बनती है करंट रेट्स पे और इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, और ये मेरी वर्किंग है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि ये शेयर दोबारा 4 पे और फिर इन वेरी लॉन्ग टर्म 5 रुपये से ऊपर चला जाए। तो अगर आप लोग एग्री करते हैं मेरी बात से तो आप इस शेयर को उठा सकते हैं, अगर आप नहीं करते तो यू आर मोस्ट वेलकम एंड आल्सो इनलाइटन मी कि क्यों आपको लगता है शेयर ऊपर नहीं जाएगा, मे बी मैं आपसे कुछ सीख सकूं। अब चलते हैं उसके एफएफबीएल की आपको रिज़ल्ट्स दिखाता हूं। जी गाइस, ये आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे इस वक्त कि एफएफबीएल की ये सेकंड क्वार्टर के रिज़ल्ट हैं और ये हाफ़ ईयर एंडिंग के हैं, कंपैरेटिव फिगर्स भी दी हुई हैं। एफएफबीएल के एक्चुअली रिज़ल्ट्स ना दो डिफरेंट स्टेटमेंट्स देखेंगे अगर, क्योंकि हम सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख रहे हैं तो इसकी भी दो बनेगी। एक तो इसकी बनेगी जो सिर्फ इसके अपने ऑपरेशंस की है, उसे कहेंगे हम अनकंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक ऐसी जिसमें इसकी जो सब्सिडरीज यानी चाइल्ड कंपनीज़ हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट की हुई है, एफएफएल और एफएमएल वगैरह, उनके रेवेन्यूज़ भी शो होंगे, उसे हम कहेंगे कंसोलिडेटेड। तो पहले अनकंसोलिडेटेड को देखते हैं, फिर मैं आपको कंसोलिडेटेड भी दिखा देता हूँ ताकि आपके नॉलेज में भी इजाफा हो और आपकी वजह से मुझे भी कुछ लर्निंग हो। सबसे पहले क्वार्टर एंड स्टार्ट करते हैं। ये जो मार्च से जून, अप्रैल से जून का 3 महीने का था। सेल्स देखें, लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 17.9 यानी तकरीबन 18 बिलियन की थी, अभी 15.2 की है सेल्स में। इसका मतलब है डिक्लाइन आया और ये ओवरऑल पूरी फर्टिलाइज़र में आया। तो यहाँ पे क्योंकि ये ऑलरेडी लॉसेस में है, इट्स इन शैम्बल्स, तो इसको ज़्यादा हिट किया। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स को अगर देखें, ये 16 बिलियन से 13 तक आई है, क्योंकि ये यहाँ भी कम हुआ है तो यहाँ भी कम हुआ। तो ग्रॉस प्रॉफिट में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं हमें मिल रहा, 1.97 था, 1.93 ग्रॉस प्रॉफिट है। तो लेकिन यहाँ पे फिर नेगेटिव ये इतना ज़्यादा क्यों हो गया, ये देखते हैं। नीचे कुछ एक्सपेंसेस में मिलेगी हमें कोई क्लू इसके बारे में। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी इतना फ़र्क नहीं है, 1.2 था, 1.24 है। और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस बल्कि कम हो गए, अच्छी बात है, 330 से 300 आ गया। फाइनेंस कॉस्ट भी कम हो गई क्योंकि तब तक कुछ ना कुछ अनाउंस कर चुके थे गवर्नमेंट की तरफ से। अप्रैल के स्टार्ट पे यानी मार्च के एंड पे अप्रैल में तकरीबन हो चुका था, 2% कम हो चुका था और इस वजह से फाइनेंस कॉस्ट थोड़ी सी लेकिन कम हुई, इतना फ़र्क नहीं पड़ा। इसकी रीज़न्स हम देखेंगे जब इसके ईयर एंड के रिज़ल्ट आएंगे कि ओवरऑल कितने का फ़र्क पड़ता है। काफ़ी फ़र्क पड़ना चाहिए। अदर एक्सपेंसेस बढ़ गए, 970 से 1390 तक चले गए और ये जो अदर एक्सपेंसेस हैं इन्होंने मेन फ़र्क डाल दिया। यहाँ पे 1.7 का लॉस था लास्ट टाइम, 2.2 तक चला गया, यही मेन लॉस बना है। और जो अदर इनकम है वो थोड़ी सी बढ़ी है, 1.1 से 1.3 हो गई। तो इस तरह लॉस बिफोर टैक्सेशन पे हम पहुँचे, जो लास्ट टाइम 617 था अभी 845 हो गया। तो इसके अलावा फिर टैक्सेशन इसमें से ऐड हुई क्योंकि ऑलरेडी लॉस था, तो 666 का लॉस था, अभी बढ़ के 1159 हो गया। तो इस वजह से हमें लॉस पर शेयर 1.24 का मिला। अब देखते हैं हाफ़ ईयर एंड का क्या बनता है। हाफ़ ईयर एंड में रेवेन्यू बढ़ रहा है, इसका मतलब है फर्स्ट क्वार्टर में बड़ा होगा क्योंकि इस क्वार्टर का तो हमने देखा कम हो रहा है। तो उसके बाद जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है वो भी बढ़ गई, तो इसीलिए लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट फिर भी बढ़ गया। 1.294 लास्ट टाइम ग्रॉस प्रॉफिट था, अभी 1.371 का बन गया। तो इसके अलावा जो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस भी बढ़ गए क्योंकि सेल्स बढ़ी हैं, ये रिलेटेबल है। और एडमिन एक्सपेंसेस कम हो गए। और इसके अलावा अगर फाइनेंस कॉस्ट को देखें तो ये बढ़ रही है क्योंकि फ़र्स्ट क्वार्टर में बढ़ी थी, ज़ाहिर है सेकंड में तो थोड़ी सी कम हुई है लेकिन फ़र्स्ट में तो बढ़ी थी। तो इसके बाद अगर देखें अदर एक्सपेंसेस तो वो इसमें भी काफ़ी बढ़ रहे हैं, जिस तरह सेकंड क्वार्टर में भी बढ़े।
तो इसी वजह से इसका लॉस इधर भी बढ़ गया। और टैक्सेशन को अगर देखें, टैक्सेशन भी बढ़ी हुई है। और ये 16 नंबर पे जो अदर इनकम है ये भी कम हो गई है। तो अदर एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, अदर इनकम कम हो रही है, इस वजह से इसका LPS जो लॉस पर शेयर है वो डबल हो चुका है यहाँ पे। और इसके बाद जो मैं कह रहा था कि आपको कंसोलिडेटेड भी दिखाऊंगा, तो कंसोलिडेटेड ये आ रही है, अभी कंसोलिडेटेड को देखते हैं। कंसोलिडेटेड में इसकी अगर मोटी मोटी बात करें तो इसके जो रेवेन्यूज़ हैं ये 21 से कम हो के 18 तक आ गए हैं, और हाफ़ ईयर के 28 से बढ़ के 31 तक चले गए। इसका मतलब है फ़र्स्ट क्वार्टर में इनके ज़्यादा रेवेन्यूज़ थे, और ग्रॉस प्रॉफिट भी 3.1 से बढ़ के 3.7 तक चला गया। और इसके अलावा अगर एक और बात यहाँ पे नोट करें तो वो ये है कि इसके जो फाइनेंस कॉस्ट है इसका यहाँ पे इतना फ़र्क नहीं पड़ा। इसकी रीज़न हम देखेंगे डिटेल में जब इसकी आएगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरी, वो चंद वीक्स में आ जाएगी, तो फिर एक बार डिस्कस कर लेंगे। और इसके अलावा जो प्रॉफिट ऑफ एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर इनका है ये आधा हो गया, तो इसने मेन फ़र्क डाला है यहाँ पे। तो इसके अलावा अगर देखें, लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ ये नोट करनी है कि इसके जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं वो भी कम हुए हैं, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन भी काफ़ी कम हुए हैं। इसी वजह से जो इसका लॉस है वो कम होता जा रहा है ऐसे ऐसे जैसे जैसे हम नीचे जाते जा रहे हैं। और जो इसकी अदर इनकम है वो भी कम हो गई है। और प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन या लॉस यहाँ पे हम कह लें बिफोर टैक्सेशन ये 1.3 का था, अभी कह लें कि 0.196 हो गया। तो इस तरह हम इसके एंड पे फिर पहुँचे हैं कि 0.56 का लॉस पर शेयर था लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में, अभी 0.27 का आया है। तो ये गुड न्यूज़ है, अगर ओवरऑल देखें तो ये इम्प्रूव प्रॉफिटेबिलिटी है। लेकिन यहाँ पे हम LPS अगर हाफ ईयर की देखें तो ये तो फिर लॉस बढ़ गया इसमें। तो इसके रीज़न देखते हैं। यहाँ पे 28 बिलियन की रेवेन्यू था पिछले साल 6 माह का हाफ ईयर का, तो इस साल ये फिर बढ़ के 31 का हो गया। तो उसके बाद अगर नीचे आएँ तो ये कॉस्ट ऑफ सेल्स भी बढ़ गई है। तो एंड पे लेकिन जो ग्रॉस प्रॉफिट है ये 4.2 से बढ़ के 4.8 का हो गया, अच्छी बात है। आगे देखते हैं, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कम हो गए हैं और कंट्रोल हो गए हैं, एडमिन एक्सपेंसेस भी कंट्रोल हो गए हैं। तो इस वजह से ये देखें ये फिगर बड़ी फ्लॉवरी आ रही है, रोज़ी पिक्चर आ रही है कि 319 का था लास्ट टाइम, ये सारे एक्सपेंसेस निकाल के अभी 1424 का आया। बड़ी अच्छी बात है, पॉजिटिव में है। तो फिर ये नेगेटिव कैसे हो गया एंड पे LPS, इस बात को ज़रा देखते हैं। इसके बाद ये जो आए हैं फाइनेंस कॉस्ट, तो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है, 4.2 से 5.1 तक चली गई है, और इसने बिल्कुल इसे नेगेटिव में डाल दिया। और इसके बाद जो अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं ये चलो थोड़े से कम है, लेकिन ये जो फाइनेंस कॉस्ट है मेन, इसने इसे लॉस में तब्दील कर दिया। तो इसके बाद जो इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया, लॉस आ गया सॉरी, ये 4.9 था 2019 के 6 माह में, अभी 4.1 आ गया। तो इसके बाद फिर अगर हम देखें कि जो अदर इनकम है वो भी बढ़ी हुई है, और प्रॉफिट ऑफ फ्रॉम एसोसिएट्स वगैरह वो कम हुए हैं। तो एंड पे फिर इस बात को यहाँ पे ट्रांसलेट होना है कि फिर टैक्सेशन आए तो टैक्स वगैरह निकाल के ये सारी -3.5 था, अभी 3.222 हो गया। और एंड पे इस तरह हमें अर्निंग जो लॉस पर शेयर है ये बढ़ गया। यहाँ पे अगर 6 माह के एक चीज़ देखें कि किस वजह से हुआ, तो एक फाइनेंस कॉस्ट है, एक अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, इन दो फिगर्स ने इसको लॉस में तब्दील किया। तो ये आई होप यू हैव लर्न समथिंग। थैंक यू वेरी मच।